आज हम द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट थर्ड करेंगे। इससे पहले दो पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, उनको जरूर देखें। इसको देखने से पहले इस पार्ट में बात करेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजी ने कैसे वर्ल्ड को ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में क्या रोल प्ले किया, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले टेलीग्राफ लाइंस की बात करते हैं। तो जितनी भी मेजर कंट्रीज थी, यूरोपियन या एडवांस कंट्री थी, उन्होंने आपस में एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क सेटअप कर लिया था, यानी कि टेलीग्राफ लाइंस जो है आपस में बिछा ली थी, जिससे कि वो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपस में एक दूसरे को सेंड कर सकते थे। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज थी उस समय, जैसे कि इंडिया जो है वो ब्रिटेन की थी, तो इनके बीच में भी टेलीग्राफ लाइंस जो है वो बिछा दी गई थी, ताकि कॉलोनीज पे अच्छे से उनको सुपरवाइज किया जा सके और अच्छे से कंट्रोल किया जा सके उन पर, जिससे कि वर्ल्ड जो है और भी ज़्यादा कनेक्ट हो गया था। उसके बाद स्टीमशिप्स की बात करते हैं। ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा, ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था, व्यापार में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े स्टीमशिप्स थे उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई थी, यानी कि बड़े बड़े इंजन्स, पावरफुल इंजन्स जो है स्टीमशिप्स में यूज़ किए जाने लगे। उसके बाद रेलवेज की बात करते हैं, तो रेलवेज ने भी जो बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फार्म्स थे उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल रीजन्स थे उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, और बड़े बड़े जो पोर्ट्स थे यानी कि बंदरगाहें थी उनको भी रेलवेज ने आपस में कनेक्ट कर दिया, जिससे कि जो सामान होता है, गुड्स है या कार्गोस है, उनको एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने में बहुत ही जो है ईजीनेस हो गई। ये तीन इन्वेंशंस जो है मेजर कंट्रीब्यूट किए इन्होंने वर्ल्ड को ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में और ग्लोबल वर्ल्ड को के इंटीग्रेशन में 19th सेंचुरी वर्ल्ड में। उसके बाद बात करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी में जो ये जो प्रोग्रेस हुई, इसके पीछे रीजंस क्या थे, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न तो होता ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का। पहला रीज़न पॉलिटिकल रीज़न। उस समय की जितनी भी कंट्रीज थी, यानी कि 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी की बात करें, तो जो मेजर पावरफुल कंट्रीज थी उस समय की, एडवांस टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज थी, उनका एक ही मेन पर्पस होता था उस समय, मोटिव होता था कि जो वीकर कंट्रीज हैं, जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, उन पर जा करके रूल करना और उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। अब रूल करने के लिए जो है टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अपग्रेडेड चाहिए, अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो जल्दी उन पे रूल एस्टेब्लिश हो सकेगा, इसलिए ये चीज़ उनको मोटिवेट करती थी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद इकोनॉमिकल, और जब एक बार रूल एस्टेब्लिश हो जाता था तो अब आ जाते हैं इकोनॉमी पे। तो जो रिसोर्सेज थे उनको भी एक्सप्लॉइट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, यानी कि अच्छे नेटवर्क्स होंगे, अच्छे शिप्स होंगे, अच्छे कम्युनिकेशन होगा, तो वो रिसोर्सेज अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट किए जा सकेंगे। तो ये इकोनॉमिकल इसके पीछे फैक्टर था। उसके बाद सोशल फैक्टर्स थे। इन फैक्टर्स की वजह से टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोग्रेस होने लगी। उसके बाद बात करते हैं कॉलोनाइजेशन की। तो कॉलोनाइजेशन की वजह से, यानी कि उपनिवेशवाद की वजह से जो है नई नई कॉलोनीज जो बनाई जाने लगी यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, जो एडवांस कंट्री, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए जाने लगे, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने लगे, क्योंकि आखिरकार इन इन्वेस्टमेंट्स का अल्टीमेट फायदा तो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को, जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इनको ही होना था। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, उसमें भी इंप्रूवमेंट किया गया। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि गुड्स को कैरी किया जा सके इजिली, तो इसमें भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होने लगा। फास्टर रेलवेज, यानी कि जो रेलवे इंजन्स हैं उनकी भी कैपेसिटी अच्छी बढ़ाई गई, ताकि वो ज़्यादा स्पीड से चल सकें, ताकि सामान जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। उसके अच्छी एफिशिएंसी के लिए, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए लाइटर वैगन्स, यानी कि जो रेल के डिब्बे हैं वो हल्के बनाए गए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है वो रेल जो है वो कैरी कर सके। उसके बाद बड़े बड़े शिप्स, जैसे ज़्यादा, वही बात है, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स कैरी कर सके। इन सभी की वजह से जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चीप हो गया, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली जो एडवांस कंट्रीज थी उनको मिला, यानी कि उनका फ्यूल और उनका जो लेबर है वो कम लगती थी, जिससे का फ़ायदा इन यूरोपियन कंट्रीज को मिला। अब टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल लेते हैं मीट के कंटेक्स्ट में, कैसे मीट के प्रोडक्शन को या मीट ट्रेड को में जो प्रॉब्लम्स थी उनको कैसे रिमूव किया गया टेक्नोलॉजी से। तो मीट जो था वो टिल 1870s के डिकेड तक जो है वो, इसका जो ट्रेड अमेरिका से यूरोप की तरफ किया जाता था, यानी कि अमेरिका से यूरोप की तरफ लाइव एनिमल्स को, जिंदा जो जानवर होते थे उनका ट्रेड किया जाता था मीट के पर्पज से। और जब ये अराइव होते थे, यानी कि यूरोप में पहुंचते थे, जब इनको वहाँ पर स्लोटर यानी कि काट करके, और जब जो है कंजप्शन के लिए इन एनिमल्स को रेडी किया जाता था।
पर इस प्रोसेस में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो एनिमल्स थे, जो जिनका लाइव ट्रांसपोर्टेशन होता था, लगभग अमेरिका से यूरोप का डिस्टेंस 5000 किलोमीटर का है, पूरा अटलांटिक ओशन बीच में होता है, वो कवर क्रॉस करना पड़ता है सारा का सारा। तो इतनी लंबी जर्नी के टाइम में क्या होता था, सबसे पहली बात तो ये जो लाइव एनिमल्स थे बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करते थे, बहुत जगह कवर करते थे। दूसरा, इतने बड़ी जर्नी में काफ़ी सारे जो एनिमल्स थे वो मर जाते थे। उसके बाद कई एनिमल्स का वेट लॉस हो जाता था, बेचारे इतनी लंबी जर्नी में बेचारे अपने घर से, उनको माँ बाप से उनको दूर कर दिया जाता, तो बेचारे चिंता ही चिंता में सूख जाते थे, उनका वेट लॉस हो जाता था। उसके बाद कईयों को डिजीज, बीमारी लग जाती थी कोई, जिससे कि वो अनफिट टू ईट, खाने योग्य नहीं रहते थे। इसकी वजह से जो मीट प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक्सपेंसिव, प्रोडक्शन भी एक्सपेंसिव, और उसके बाद में इसकी वजह से लेस प्रोडक्शन, यानी कि मीट का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता था, और डिमांड भी जो है इसकी वजह से बहुत ही कम रहती थी, क्योंकि मीट ही एक्सपेंसिव है तो ज़्यादा डिमांड नहीं रहती थी। सिर्फ रिच क्लास के लोग ही इसको अफोर्ड कर पाते थे यूरोप के अंदर, और जो पुअर क्लास तो भूल ही जाए इसको। उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ऐसा क्या हुआ कि ये मीट प्रोडक्शन जो है इसमें क्रांति आ गई और रेवोल्यूशनाइज हो गया ये मीट प्रोडक्शन। तो देखते हैं कि 1870s के बाद में रेफ्रिजरेटेड शिप्स का इन्वेंशन किया गया, यानी कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इन्वेंशन किया गया, जिससे कि किसी भी चीज़ को ज़्यादा लंबे समय तक ठंडा रखा जा सकता था और ज़्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता था संभाल कर, जिससे कि वो खराब नहीं होती थी। जैसे आजकल हम कोई भी चीज़ अपने फ्रिज में रख देते हैं तो वो 5-6 दिन तक चल जाती है। तो शिप्स में रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इन्वेंशन स्टार्ट हो गया, इस शिप्स में यूज़ करने लगे इसको, जिसकी वजह से अब एनिमल्स को स्टार्टिंग पॉइंट पे ही काट करके जो है उनका एक्सपोर्ट किया जाने लगा, जिससे कि स्पेस भी कम कवर होती थी, जिससे कि कोई डिजीज का, कोई वेट लॉस का कोई पंगा ही नहीं था, जिससे कि बिल्कुल सही सलामत जो है मीट जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता था, यानी कि यूरोप पहुंच जाता था। स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, यहाँ से जो है मीट को एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोप के लिए, और इसकी वजह से, इस टेक्नोलॉजी की वजह से जो कॉस्ट थी वो कम हो गई, और जो मीट प्राइसेस थे वो भी बहुत कम हो गए, और मीट प्राइसेस कम होने की वजह से जो पुअर है, यानी कि गरीब आदमी है, वो अब उसको भी अफोर्ड कर सकता था, और जो अब तक ब्रेड और पोटैटो पे ही निर्भर था, अब मीट को भी खा सकता था, जिससे कि कहीं ना कहीं उसका सोशल डेवलपमेंट हो गया। तो हमने देखा कि टेक्नोलॉजी ने कैसे रिवोल्यूशनाइज किया, ग्लोबल वर्ल्ड को कैसे इंटीग्रेट किया, और मीट के एग्जाम्पल से हमें देखा कि टेक्नोलॉजी ने कैसे मीट प्रोडक्शन को बिल्कुल क्रांतिकारी बना दिया, और उसके प्राइसेस कैसे कम हो गए। अब बात करते हैं लेट 19वीं सेंचुरी कॉलोनिज्म की। तो पहले अच्छी बातें कर लेते हैं। 19वीं सेंचुरी में ट्रेड जो है वो डेवलप हो गया। हम देख रहे हैं कि जो व्यापार है वो ज़्यादा विकसित हो गया था, नए नए ट्रेड नेटवर्क्स आ गए थे, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रेड डेवलप हो गया था, मार्केट्स एक्सपेंड हो गई थी। अब ज़्यादा जो एरियाज थे वहाँ तक जो है अलग अलग चीज़ें, अलग अलग इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वो पहुँच रहे थे, तो मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई थी, नए नए अर्बन एरियाज जो डेवलप हो रहे थे। उसके बाद देखते हैं प्रोस्पेरिटी, यानी कि खुशहाली आ गई थी। पर ये खुशहाली सिर्फ और सिर्फ रिच कंट्रीज तक ही लिमिटेड थी, पुअर कंट्रीज में या जो कॉलोनीज थी वहाँ पे खुशहाली का कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो वहीं पे ही खुशहाली थी, और जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो इंटीग्रेटेड हो गई थी। तो हमने देखा टेक्नोलॉजी ने कैसे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को इंटीग्रेट कर दिया था। पर इसकी कुछ डार्कर साइड, यानी कि कुछ इसका दूसरा पहलू भी था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो लेट 19वीं सेंचुरी में जो यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट हुए, स्पेसिफिकली अफ्रीका में, अफ्रीकन कंट्रीज को जीत लिया गया, वहाँ पे ये कॉन्क्वेस्ट बहुत ही पेनफुल, दर्दनाक साबित हुए वहाँ की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अफ्रीका में क्या था, जो इकोनॉमी थी वो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी थी, ज़्यादा वर्ल्ड से इंटीग्रेटेड नहीं थी वो इकोनॉमी। वो लोग अपने में ही खुश रहते थे, मवेशी को पालते थे और उसी से ही अपना गुजर बसर करते थे। तो जैसे ही यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट हुए अफ्रीकन कंट्रीज में, इनकी इकोनॉमी सारी की सारी गड़बड़ हो गई। उसके बाद बात करते हैं इकोलॉजिकल, यानी कि वहाँ पे माइंस बनाई जाने लगी, वहाँ की रिवर्स को पोल्यूट कर दिया गया, वहाँ के फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया, तो इकोलॉजी को भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। उसके बाद शोषण, बेचारे यहाँ के जो लोगों के, अफ्रीकन लोगों के जो कल्चर्स थे, ट्रेडिशंस थे, रिलीजन्स थे, उनमें इन्होंने इंटरवेंशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो इन बेचारे यूरोपियन नेशन, जो अफ्रीकन नेशंस थे, इनकी जो सारे के सारे सिस्टम जो है इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया था।
उसके बाद बात करते हैं इसके अलावा इसकी वजह से चेंजेस आए इनकी सोसाइटीज़ में। जो ये अफ्रीकन कंट्रीज थी इनकी सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज आ गए। अफ्रीकन कंट्रीज और कहीं और कॉन्टिनेंट्स की जो कंट्री थी जहाँ पे 19वीं सेंचुरी में जहाँ पे रूल एस्टेब्लिश किया यूरोपियन कंट्रीज ने, तो वहाँ की सबकी जो इकोनॉमी है, इकोलॉजी है, सोसाइटी है, सारी डिस्टर्ब हो गई थी। अब बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। और इसके अलावा फिर इनकी जो इकोनॉमी थी या सोसाइटी थी, इनको वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि इन पे रूल करना एस्टेब्लिश हो गया। और रूल करने के बाद में ये सारे के सारे जो है अब यहाँ से एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया यूरोपियन कंट्रीज ने, और इनको इंटीग्रेट जिनकी जोड़ लिया दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ, जो अब तक ये अलग थलग पड़ी थी और अपने खुश थे। पर जैसे इंटीग्रेट हुई ये बेचारे बर्बादी की ओर जाना इनका रास्ता शुरू हो गया। अब बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज जो है, यूरोपियन जो देश थे, मेजर कंट्रीज थी, ये सारी की सारी बर्लिन में मिलती हैं। जर्मनी में है बर्लिन, कैपिटल है, तो वहाँ पे मिलती हैं 1885 में। और ये क्या करती है, यहाँ पे जितनी मेजर कंट्रीज हैं 1885 में बर्लिन में, अफ्रीका का मैप लेकर के और अपने अपने हिस्से बांट लेती है। जैसे कि कोई मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि एक रूलर होता है, वो रख लिया और बोल दिया कि ये मेरा है, ये आपका है, ये आपका, ऐसे करके पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को डिवाइड कर लेते हैं आपस में। इसीलिए आप देखोगे तो अफ्रीका का मैप, तो उसमें आप देखोगे स्ट्रेट बॉर्डर्स आपको दिखेंगे, जैसे कि किसी रूलर की मदद से या स्केल की मदद से ड्रॉ की हुई बाउंड्रीज। तो ऐसे करके इन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बहुत ही पिछड़ा हुआ था, उनके पास कोई ऐसे एडवांस वेपन्स या कुछ नहीं थे, वो इनका मुकाबला नहीं कर पाए इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी का, और टोटल अफ्रीका पे इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। अब बात करते हैं फ्रांस और ब्रिटेन। फ्रांस और ब्रिटेन ने ऑलरेडी इनके पास बहुत सारी टेरिटरीज थी, पर इन्होंने और भी इस 1885 में अफ्रीका के कई नेशंस पे और रूल एस्टेब्लिश कर लिया और अपनी टेरिटरीज में और ज़्यादा इंक्रीज कर लिया। उसके बाद बेल्जियम, जर्मनी और बेल्जियम की बात करते हैं। जर्मनी और बेल्जियम के पास कोई खास टेरिटरीज नहीं थी, इनको फायदा हुआ 1885 का, और इनके पास भी अब टेरिटरीज आ गई और ये न्यू कॉलोनियल पावर्स यानी कि नए नए कॉलोनियल पावर्स बन गई। उसके बाद यूएसए का भी फायदा हुआ। यूएसए ने जो स्पेन की जो टेरिटरीज थी, यानी कि स्पेन जिन टेरिटरीज पे अब तक रूल कर रहा था, वो स्पेन को हटा करके यूएसए ने वो टेरिटरीज स्पेन से हथिया ली। तो इस तरीके से लेट 19वीं सेंचुरी में भी लोगों ने छोड़ा नहीं ये कॉलोनिज्म, यानी कि और दूसरे वीकर कंट्रीज पे रूल करना स्टार्ट जारी रखा, जिसका खामियाजा या जिसका सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वहाँ के जो लोग थे, नेटिव लोग थे, उनको भुगतना पड़ा। उनकी इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी, उनकी पॉलिटिक्स, सब कुछ डिस्ट्रॉय उन्होंने कर दिया। अब बात करते हैं रिंडरप्रेस्ट, कैटल प्लैग और डिस्ट्रक्टिव कॉलोनिज्म की। ये कैटल प्लैग क्या था, रिंडरप्रेस्ट क्या है और डिस्ट्रक्टिव कॉलोनिज्म क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अफ्रीका है, अफ्रीका में जो है कैटल प्लैग एक बीमारी है मवेशियों की, वो बहुत तेजी से फैलने लगी, और बहुत तेजी से फैलने की वजह से बहुत सारी जो कैटल्स हैं वो मरने लगी, जिसकी वजह से बेचारे अफ्रीकन लोगों का लिवलीहुड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि जीवन यापन का जो स्रोत था वो सारा का सारा बर्बाद हो गया, क्योंकि वो सारे के सारे कैटल्स पे ही डिपेंड थे, उसी के प्रोडक्ट्स को यूज करते थे, बाकी वो लेबर वगैरह नहीं करते थे। तो जो लोकल इकोनॉमी थी वो टोटली की टोटली डिस्ट्रॉय हो गई, और यही इंपीरियल इम्पैक्ट था कोलोनाइज सोसाइटीज पे, यानी कि जो सोसाइटीज थी जिन पे यूरोपियन कंट्रीज या एडवांस कंट्रीज ये रूल कर रही थी, ऐसे उनकी जो समाज है उनको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अफ्रीका में जो है अबेंडेंट लैंड, यानी कि जो जमीन है वो बहुत ज्यादा अफ्रीका में लैंड है, और वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम थी उस समय, बहुत ही कम पॉपुलेशन थी, लैंड पॉपुलेशन रेशियो अनइक्वल था, लैंड ज्यादा थी, पॉपुलेशन कम थी, और लाइव स्टॉक जो है यानी कि मवेशी जो है वो बहुत ज्यादा थे, और इन्हीं पर ही इनका लाइवलीहुड्स जो है टोटली डिपेंड करता था। नो वेजेस सिस्टम, यानी कि ये लोग कहीं भी बाहर काम करने के लिए नहीं जाते थे, इसी से ही इनका काम चल जाता था, मवेशियों से ही। इनकी सिंपल सा लाइफस्टाइल होता था, इनकी कोई जरूरतें ज्यादा नहीं थी। उसके बाद में यूरोपियंस आते हैं लेट 19वीं सेंचुरी में, जैसे हमने यहाँ पे देखा 19वीं सेंचुरी कॉलोनिज्म, तो 19वीं सेंचुरी में आते हैं और अफ्रीका की वेल्थ देख करके, इतनी ज्यादा दौलत देख करके, माइंस, मिनरल्स और जो रिसोर्सेज देख करके जो है उनका मन जो है लालच से भर जाता है, और वो इनको कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, और वहाँ पर माइंस स्टार्ट कर देते हैं, खाने जो है स्टार्ट कर देते हैं, प्लांटेशंस, बागान खोल देते हैं, और इनका एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। पर एक्सपोर्ट करते हुए उन्हें एक प्रॉब्लम आप फेस करते हैं कि वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज होती है, यानी कि लोग काम करने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो तो सारे के सारे अपने मवेशियों पे ही
कैटल पे ही डिपेंड करते हैं, तो उन्हें वेजेस पे काम करने की जरूरत ही नहीं होती। तो वो बेचारे ये जो यूरोपियंस हैं ये इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या जो यूरोपियंस होते हैं, उन्होंने कई तरीके अपनाए। तरीके कैसे अपनाए? रिक्रूट करने के लिए लेबर को, यानी कि श्रमिकों को, वर्कर्स को भर्ती करने के लिए इन्होंने क्या किया, यूरोपियंस ने अफ्रीकन कंट्रीज के लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने शुरू कर दिए ताकि उनको कमाना पड़े। बिना कमाए ये टैक्स पे ही नहीं किए जा सकते थे। उसके बाद इनको मजबूर किया गया प्लांटेशंस पे और माइंस पे काम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो इनहेरिटेंस लॉस हैं, यानी कि जो विरासत से संबंधित जो कानून है उनको बदल दिया गया। इन्होंने क्या किया यूरोपियंस ने कि जो लैंड है, जो कि लैंड फादर से सभी के सभी जो उसके बच्चे होते हैं पिता के, उन सभी को बराबर ट्रांसफर होती है। पर इन्होंने क्या किया कि जो फादर से जो लैंड ट्रांसफर होगी वो फैमिली के सिर्फ एक ही मेंबर को होगी, वन मेंबर को ही होगी, बाकी किसी को भी ट्रांसफर नहीं होगी। जिससे कि जो बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो बेचारे, उनके पास जो सोर्स है इनकम का वो नहीं रहा, और वो बेचारे सारे के सारे मजबूर हो गए काम करने के लिए, लेबर करने के लिए माइंस में और प्लांटेशंस में। ये उन्होंने खेल खेला, यानी कि कानून ही चेंज कर दिए और टैक्सेस लगा दिए ताकि उनकी जो अच्छी सिंपल लाइफ जा रही थी वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए, सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने लेबर के लिए, अपने लेबर की जो डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए उन्होंने उनकी सोसाइटी को गड़बड़ कर दिया। उसके बाद बात करते हैं रिंडरप्रेस्ट की, जो हमने ऊपर पढ़ा था। ये 1880s में अफ्रीका की मेजोरिटी ऑफ लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन जो है इससे इन्फेक्ट हो गई थी, ठीक है। ये जो रिंडरप्रेस्ट आई थी, ये कुछ कैटल, कुछ मवेशी लाए गए थे ब्रिटिश एशिया से, ठीक है, अफ्रीका में, किनको फीड करने के लिए, इटालियन सोल्जर्स को फीड करने के लिए एज ए फूड लेकर के आए थे इटालियन सोल्जर्स के लिए। इटालियन सोल्जर्स उस समय अटैक कर रहे थे एरिटेरिया पे, उसको उस पर रूल करने के लिए अटैक करते थे। तो इनके खाने के रूप में जो है कुछ कैटल लेकर के आए थे ब्रिटिश एशिया से। तो ये जो ईस्ट अफ्रीका, ये जो डिजीज थी, इस कैटल के साथ ये डिजीज आ जाती है रिंडरप्रेस्ट, और ईस्ट अफ्रीका से और वेस्ट अफ्रीका तक, यानी कि अटलांटिक कोस्ट, यानी कि ईस्ट अफ्रीका से लेकर के और वेस्ट अफ्रीका तक पहुंचने में सिर्फ 10 से 12 साल में ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेती है। और इस ड्यूरेशन में लगभग 90% जो कैटल है ये सारी की सारी जो है अफ्रीकन्स की डिस्ट्रॉय हो जाती है, और वो बेचारे बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। अब उनके पास और कुछ भी नहीं, यानी कि बिना किसी हथियार के, बिना किसी लड़ाई के जो है उनको बर्बाद कर दिया जाता है। और जो बची हुई कैटल होती है वो सारी की सारी जो है उन पर मोनोपोली हो जाती है कॉलोनियल गवर्नमेंट की, यानी कि जो सरकार होती है, जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, उनकी मोनोपोली, उनका एकाधिकार हो जाता है। और ये जो लोग हैं ये बेचारे प्लांटेशंस में और माइंस में काम करने को मजबूर हो जाते हैं, और ऐसे जो है अफ्रीका को कॉन्कर, यानी कि जीत लिया जाता है। तो हमने देखा सबसे पहले टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, उसके बाद 19वीं सेंचुरी कॉलोनिज्म, और उसके बाद देखा रिंडरप्रेस्ट या कैटल प्लेग ने कैसे अफ्रीका की लाइफ स्टॉक को बर्बाद कर दिया, और कैसे उनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया, सोसाइटी को डिस्ट्रॉय किया, और कैसे ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपनी लेबर शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए लॉस वगैरह जो है वो कानून वगैरह चेंज कर दिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।